हे दोस्तों, आज का हीरो स्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एल&टी के बारे में। क्या कहें, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी। बेसिकली ये कंपनी इंडिया का बहुत बड़ा कंपनी है और ये मोस्टली रियल इस्टेट का काम करता है, बिल्डिंग बनाना, यही सब काम इसका मोस्टली होता है। अगर इसका मार्केट कैप का बात करें तो ये 2.68 लाख करोड़ के आसपास, तो काफ़ी बड़ा कंपनी है। और अगर इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का बात करें तो 15% है, इक्विटी 19% है। इक्विटी ज़्यादा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से, क्योंकि ये रियल इस्टेट रिलेटेड ज़्यादा बिजनेस करता है, जिसकी वजह से होता ये है कि इसका बहुत सारा पैसा फंसा रह जाता है। कैपिटल जो है वो फंसा रह जाता है, लोन का पैसा, जिसकी वजह से इसका जो कैपिटल एम्प्लॉयड वो कम है एज़ कम्पेयर टू रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर स्टॉक्स पी का बात करें तो ये है अराउंड 30 के आसपास, जो कि काफ़ी हाई नंबर लगता है। अगर हम कंपेयर करते हैं किसी भी रियल इस्टेट कंपनी को तो ये 30 काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो ये तो था थोड़ा बहुत डेटा। अगर इसका कुछ पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट का बात करें तो इसका पॉजिटिव पॉइंट है कि डिविडेंड पे करता है, काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे करता है। और अगर नेगेटिव पॉइंट का बात करें तो जैसे मैंने बोला कि ये काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है, चाहे बुक वैल्यू से देखें चाहे पीई से देखें। और अगर सेल्स ग्रोथ का बात करें तो अराउंड 6.10% के आसपास पास्ट 5 साल में। तो सेल्स ग्रोथ उतना कुछ खास हो नहीं रहा, लगभग 6% के आसपास ग्रो कर रहा है। फिर भी ठीक है, 6% कोई खास ख़राब नहीं है अगर कंपनी मार्जिन को एक्सटेंड कर सक रहा है विथ द सेल्स ग्रोथ। जैसे जैसे साल बढ़ रहा है इन्फ्लेशन के साथ, अगर कोई कंपनी अपना मार्जिन को इंप्रूव करता जा रहा है तो कोई खास दिक्कत नहीं है कि कंपनी का सेल्स उतना खास ग्रो हो या नहीं हो। खैर, ये तो बाद में पता चलेगा, जब कभी आप नेट प्रॉफिट मार्जिन को कंपेयर कीजिएगा या उसको एनालाइज कीजिएगा तब पता चलेगा, तब आपको। अगर पीयर्स कंपेरिजन का बात करें तो ये सबसे बड़ा कंपनी। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर का बात करें तो अगर इसका कॉम्पिटिटर का बात करें तो GMR इंफ्रा है, जो लगभग 24,000 करोड़ के आसपास है। अब बाकी HFCL, रिट्स ये है। रिट्स अगर आपको नहीं पता तो ये रेलवे का, इंडियन रेलवे का है। इंजीनियर्स इंडिया, अशोक बिल्डकोन और टेक्नो इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग, ये सब कुछ इसका कॉम्पिटिटर है। खैर, ये सब कुछ उतना खास बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं है। जो बेसिकली वो GMR इंफ्रा है, जिसका कि रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड का बात करें तो वो है 1%, मतलब कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं है, पैसा फालतू का डुबा ही रहा है वो, अगर कह दे, अगर 1 साल का डेटा को देख के बात करें तो। ओवरऑल कहे तो ये अपना जो अभी जितना यह कॉम्पिटिटर दिखा रहा है उसमें कम से कम लीडिंग पोजीशन पे है, मार्केट कैप के हिसाब से भी देखें तो। और अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से देखें तो कम है, पर जितना बड़ा ये कंपनी है उसके हिसाब से हाँ चलिए ठीक है, हम ये मान सकते हैं। अब अगर बात करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट का कि लास्ट 12 क्वार्टर में इसको सेल्स जनरेट हुआ या नहीं। अगर पिछला 12 क्वार्टर का बात करें तो इसका सेल्स थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ, फिर उसी लेवल पे अभी घूम रहा है। जैसे 34,000 करोड़ के आसपास था दिसंबर 18 में, फिर बढ़ा हुआ 43 हुआ, फिर 29 हुआ, फिर 35, 36, मतलब काफ़ी फ्लक्चुएटिंग है। कोई एक ट्रेंड नहीं दिख रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, लेकिन हाँ डाउन बहुत ज़्यादा नहीं जा रहा है, हम ये कह सकते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट देखने से हमको पता चला कि हाँ कंपनी को सेल्स तो जनरेट हो रहा है, लेकिन काफ़ी फ्लक्चुएशन से हो रहा है। और कोविड भी हो गया था, जिसकी वजह से रियल इस्टेट और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुआ भी था। अगर प्रॉफिट का बात करें तो प्रॉफिट भी इसी तरीके से जैसे सेल्स है, सेम तरीके से इसका प्रॉफिट भी है कि प्रॉफिट 2,000 करोड़ था, वो कभी बढ़ गया फिर डिक्रीज़ हुआ, फिर बढ़ गया फिर डिक्रीज़ हुआ, इसी तरीके से चल रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है। ओवरऑल कहे तो इतना ज़्यादा नहीं घट रहा है कि उसको लॉस हो, ओवरऑल बढ़ रहा है। ट्रेंड बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन हाँ लगभग हम कंसीडर कर सकते हैं कभी ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, फिर घट जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि रियल इस्टेट का जो सेल्स होता है वो कुछ महीना ठीक होता है, कुछ महीना ख़राब होता है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको देख के कंपैरिजन करना उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको ईयरली डेटा देखने से पता चलेगा। ठीक, अगर साल दर साल का डेटा देखें तो मार्च 2010 में इसका सेल्स था 43,000, जो बढ़ के हो गया है 135,000 करोड़, मतलब 1,35,000 करोड़ के आसपास का इसका सेल्स हो रहा है। ट्रेंड देखें तो एकदम पॉजिटिव है, कोई डाउन ट्रेंड नहीं है बीच में। तो हमको ईयरली डेटा देखने से पता चलता है कि इसका सेल्स में कोई डाउन ट्रेंड नहीं है ईयरली। प्रॉफिट का अगर बात करें तो प्रॉफिट भी एकदम एक नंबर बढ़ा है, 74,000 करोड़ से 16,000 करोड़ के आसपास हो गया है। मतलब सेल्स इंक्रीज़ किया है 43 से लगभग 4 गुना के आसपास सेल्स इंक्रीज़ किया पिछला 12 साल में। अगर प्रॉफिट का बात करें तो 5 दुगुना हो गया है, लगभग 5,000 था नेट प्रॉफिट तो हो गया लगभग 11,000, तो डबल हुआ। तो कहीं ना कहीं इसका मार्जिन सिंक हो रहा है, जैसे जैसे एक्सपैंड कर रहा है इसका मार्जिन श्रिंक करता जा रहा है। तो फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव जिस कंपनी का मार्जिन श्रिंक हो वो मेरे पर्सपेक्टिव से उतना कुछ खास बढ़िया नहीं रहता है। खैर, ये अपना अपना सबका सोचने का तरीका हो सकता है, मेरा ये है जो मैंने आपको बताया। अगर बात करें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ का तो ये है अराउंड पिछला 10 साल का 10%, 5 साल का 6% और 3 साल का 4%। तो सेल्स तो डिक्रीज़ हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, सेल्स डिक्रीज़ हो रहा है, कंपनी बड़ा हो रहा है तो उतना मान सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ डिक्रीज़ नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट ग्रोथ का अगर बात करें तो लास्ट 10 साल का 13% है, 5 साल का 28% और 3 साल का 17%, जो हम हेल्दी नंबर बोलेंगे कि ठीक ठाक ग्रो कर रहा है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी का बात करें तो वो 15 to 16% आराम से उसी के आसपास रेंज बाउंड में घूम रहा है।
तो ये ठीक ठाक नंबर मुझे लगता है। सेल्स बस थोड़ा सा इम्पैक्ट कर रहा है, बाकी 2013 के बाद से देखा जाए तो रियल इस्टेट का जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा डिक्रीजिंग है ओवरऑल इंडस्ट्री का। आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा, जो यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर बैलेंस शीट का बात करें तो बैलेंस शीट रियल इस्टेट कंपनी का खैर छोड़ देते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो वीडियो। अगर कैश फ्लो का बात करें कि क्या कंपनी जो सेल्स जनरेट कर रहा है उससे उसका हाथ में पैसा आ रहा है या नहीं, तो यहाँ आपको क्लियरली देखने से पता चलेगा कि कंपनी को पैसा नहीं आ रहा है। कंपनी क्या कर रहा है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से पैसा ले रहा है और उसको अपने इन्वेस्टिंग और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में लगा रखा है। अगर आप चेक कीजिएगा तो बहुत सारा रियल इस्टेट कंपनी का सेम तरीके का रहता है, लेकिन मुझे पसंद आता है कोई भी कंपनी हो, चाहे वो रियल इस्टेट में हो, आईटी में हो, चाहे फार्मा में हो, कोई भी कंपनी हो, कि अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से पैसा उसको निकलना चाहिए और उसी पैसे को यूज करे इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में, तब वो कंपनी फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव अच्छा है। यहाँ पे देखने से लगता है कि कंपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से सारा पैसा उठा रहा है और इन्वेस्टिंग में खर्च कर रहा है और ऑपरेटिंग में ला रहा है, उसको मतलब ऑपरेट करने में दिखा रहा है कि इससे प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल अगर कहा जाए फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से उतना अच्छा नहीं है कि कंपनी को पैसा नहीं आ रहा है। बेसिकली हम ये समझ सकते हैं रियल इस्टेट इस तरीके से काम करता है। होता ही है कि आप रियल इस्टेट किसी को बेच देते हैं तो आप उससे मंथली लेते हैं या 1 साल 2 साल बाद लेते हैं तो पैसा फंसा रह जाता है। तो आपका पैसा तो लग गया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में पैसा लग गया, आप पैसा लाइएगा ना कहीं से। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ से पैसा आप इन्वेस्टिंग में लगा लिए, अब आप उसको दे दिए हैं पैसा, मतलब घर दे दिए हैं, तो उससे आप कंटिन्यूस महीना पैसा ले रहे हैं, महीना ले रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको पैसा मिल रहा है। आप लोन रिपेमेंट धीरे धीरे कीजिएगा और उसी से आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पैसा भी आ रहा है। तो ओवरऑल क्या है, तो इसी तरीके से रियल इस्टेट का इंडस्ट्री काम करता है, जो मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आता अगर कंपनी इस तरीके से ऑपरेट करता है। तो अगर बात किया जाए रेशियोज़ का, तो डेटर्स डे कंपनी का है अराउंड घूमता है 100 डेज़ के आसपास। इन्वेंट्री डेज़ मतलब कितना दिन में उसका सामान बिक जाता है, तो 198 या कहें 50-60 डेज़, अगर 2010 को छोड़ दिया जाए 50-60 डेज़ के आसपास था, जो घट के लगभग अराउंड 50 डेज़ के आसपास फिर से हो गया है। तो ये थोड़ा सा अब जाके फिर से लगभग उसी के आसपास घूम रहा है। अगर पेएबल डेज़ का बात करें तो कितना दिन में अपना जो रॉ मटेरियल सप्लायर उसको पे करता है, तो काफ़ी ज़्यादा दिन में पे करता है। पहले 240 दिन में करता था, अब हो गया वो बढ़ के 400 दिन हो गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा दिन में पेमेंट करता है। इसका रीज़न भी है, इसका बेसिक रीज़न पहला ये है कि इसको हाथ में कैश नहीं है। हम लोग जो कैश फ्लो से देखें, कंपनी का हाथ में पैसा कम आ रहा है, जिसके वजह से ये लेट पेमेंट कर रहा है। इसमें ये हम कंसिडर नहीं कर सकते कि हाँ कंपनी बड़ा है तो लेट पेमेंट कर रहा है। यहाँ कंपनी का हाथ में पैसा नहीं आ रहा है, कैश फ्लो से हमको पता चला कि कंपनी का हाथ में पैसा थोड़ा लेट आ रहा है, जिसकी वजह से इसका पेएबल डेज इतना हाई इंक्रीज़ किया है। खैर ये अपना प्रोस्पेक्टिव हो सकता है, सबका अपना सोचने का, मेरा ये था तो मैं आपको बता दिया। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात किया जाए तो ये अराउंड 18% के आसपास था, जो थोड़ा सा बढ़ के 22% के आसपास हुआ है। तो अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो ये प्रोफेशनल रन कंपनी है। तो प्रोफेशनल रन कंपनी में कोई प्रमोटर नहीं होता है, कोई खास प्रमोटर नहीं होता है। ये क्या होता है कि बहुत सारे FII, DI और कुछ गवर्नमेंट एजेंसी मिल के एक एजेंसी क्रिएट करते हैं और उसमें कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बैठाते हैं और वही सारा चीज़ ऑपरेट करता है, सैलरी खुद को देता है और जो भी शेयर होता है वो FII, DI या गवर्नमेंट मिल के अपने पास रखते हैं। तो इस केस में देखा जाए तो FII के पास थोड़ा अपना शेयर को इंक्रीज़ किया है, DI थोड़ा डिक्रीज़ किया है और गवर्नमेंट थोड़ा सा डिक्रीज़ किया है, कोई खास इंपैक्ट नहीं है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना यहाँ कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। अगर बात किया जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न का ओवरऑल 2010 से कि कंपनी कितना डाइल्यूट किया है, तो अगर डाइल्यूशन का बात करें तो कंपनी साल दर साल डाइल्यूट करता आया शेयर्स को। तो यहाँ कोई प्रमोटर है नहीं, तो इक्विटी डाइल्यूशन देखना कोई खास इम्पैक्टफुल है नहीं। तो ओवरऑल बस इतना ही कह सकते हैं कि हाँ कंपनी कुछ हद तक ठीक है, सेल्स पर्सपेक्टिव थोड़ा सा डाउन है बिकॉज ओवरऑल इंडस्ट्री डाउनवर्ड है और ये कंपनी इसी तरीके से काम करता है, जिसकी वजह से इसका जो कैश फ्लो है वो बहुत ज़्यादा फंसा हुआ रहता है रियल इस्टेट में, जिसकी वजह से होता ये है कि इसका पैसा फंसता है, ये उसको भरपाई करता है लोन लेके। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री कैसे काम करता है। होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको कोई चीज़ में समझ नहीं आया तो मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में पूछें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो मैं चाहूँगा कि आप इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फाइनली दोस्तों मेरे वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।